ये ऑर्गेनिज्म है जो ये डिसऑर्डर काज करता है। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो मौजूद है सेल हमारे पास, ये बेसिकली एलुलर मैक्रोफेज है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एलुलर मैक्रोफेज मैक्रोफेज है। अब जब मायोबैक्टीरियम क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड करता है। जब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ड्रॉपलेट बाहर आएंगे लाइक थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, तो वो ड्रॉपलेट फिर हेल्दी इंडिविजुअल में एंटर होंगे। कहाँ पे एंटर होंगे, वो इनको इनहेल करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होंगे और वो अल्टीमेटली एल्यूलर मैक्रोफेजेस में, एल्यूलाई में जाएंगे। वहां पे एल्यूलर जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो उनके अगेंस्ट कॉल करेगा वो एल्यूलर मैक्रोफेजेस है। अब एल्यूलर मैक्रोफेजेस ने ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एक इनको इंगल्फ किया है और इनको एक वैक्यूल में कंटेन किया है। इसको हम कहते हैं फैगोसोम। और मैक्रोफेजेस में लाइसोसोम भी मौजूद होता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो टीबी ऑर्गेनिज्म है इसमें एक प्रोटीन होती है, उसको हम सल्फाटाइड प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करती है कि ये फैगोसोम लाइसोसोम की फ्यूजन को इनहिबिट करती है। फैगोसोम लाइसोसोम की फ्यूजन नहीं होगी तो एल्यूलर मैक्रोफेजेस के डिस्ट्रक्टिव एंजाइम यहाँ पे एंटर नहीं हो सकेंगे और इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह ये एल्यूलर मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करते हैं। यानी जब ये एंटर हो गए हैं बॉडी में तो पेशेंट क्या है, इन्फेक्ट हो गया है। ठीक है, पेशेंट तो इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन पेशेंट यूजुअली इस स्टेज पे एसिम्टोमेटिक रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनमें इन्फेक्शन है। एक इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है ग्लाइकोलिपिड, जिसको टीबी कॉर्ड फैक्टर भी कहते हैं। दिस प्रोटीन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। ठीक है, टीबी कॉर्ड फैक्टर बेसिकली क्या करता है, ये केसिएटिंग केसिएटिंग ग्रैनुलोमा बनाता है। ठीक है, केसिएटिंग ग्रैनुलोमा बनता है बेसिकली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। अब आपको पता नहीं चलेगा, आपसे पूछेंगे टीबी में जो ग्रैनुलोमा बनता है तो केसिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें केसियस नेक्रोसिस होती है। और चूंकि ये ग्रैनुलोमा है इसमें लैंगरहैंस सेल्स भी मौजूद होंगे जो कि जॉइंट मैक्रोफेजेस होते हैं। लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स उनको बोलते हैं। और इनमें स्पेसिफिक लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स होंगे और इनमें शॉमैन बॉडीज भी होती हैं और एस्ट्रॉइड बॉडीज भी होती हैं। कि आपको बस पता होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रैनुलोमा बनता है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, चीज लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी। ठीक है, इस सेंट्रल चीज लाइक नेक्रोटिक पार्ट को बोन फोकस कहते हैं। ठीक है, तो बोन फोकस क्या है, जो ग्रैनुलोमा बनता है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल नेक्रोटिक चीज लाइक जो पार्ट है उसको बोन फोकस कहते हैं। अब अगर पेशेंट में बोन फोकस भी डेवलप हो गया और साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म लिम्फ एडिनोपैथी भी काज करते हैं लंग्स में, तो उसको हम कहते हैं क्या, बोन फोकस प्लस लिम्फ एडिनोपैथी, उसको हम बोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इनके कॉम्बिनेशन को। तो बोन फोकस क्या है, बोन कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया आगे फर्दर कैसे डैमेज कर सकता है। अब जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो गया, ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिव है, वो प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ को, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, डैमेज नहीं कॉज कर रहा। पेशेंट तो इन्फेक्टेड है लेकिन आगे फर्दर इन्फेक्शन नहीं कॉज हो रहा, इन्फेक्टेड है लेकिन फर्दर आगे डैमेज नहीं कॉज कर रहा। तो यानी बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट है, यानी लेटेंट है। उस स्टेज को हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। यानी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव रहता है और इसमें पेशेंट जो है साइन या सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट। इसमें स्किन टेस्ट अगर करेंगे हम चेक करेंगे कि आया कि पेशेंट एक्सपोज हुआ है टीबी से, तो टीबी से तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
क्योंकि इन्फेक्ट तो हुआ है पेशेंट। तो पॉजिटिव स्किन टेस्ट आएगा पेशेंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्किन टेस्ट इसमें पॉजिटिव हो गया, और चेस्ट एक्सिस में नॉर्मल होगा क्योंकि डैमेज नहीं काज कर रहा फर्दर। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही और डैमेज काज नहीं कर रहा, तो चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा। तो ये इसमें आपने याद रखना, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट इन्फेक्टिव होगा लेकिन बैक्टीरिया इनएक्टिव होंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, सिम्टम्स नहीं होंगे। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होगा क्योंकि इन्फेक्टेड होगा, तो पेशेंट जो है वो स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर जो बैक्टीरिया है वो इम्यून सिस्टम उसको इनकाउंटर नहीं कर सकता, इम्यून सिस्टम अगर उसको किल नहीं कर सकता, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन करेगा और डैमेज कॉज करेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस यानी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा अगेंस्ट दी बैक्टीरिया। उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें पेशेंट जो है, पेशेंट में साइनस सिम्टम्स भी होंगे। ठीक है, एक्सरे पे भी फाइंडिंग होंगी और बैक्टीरिया की एक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगी, साइनस सिम्टम्स होंगे, एक्सरे भी फाइंडिंग होंगी, एक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगी और डैमेज भी होगा। ठीक है, लंग्स का डैमेज भी होगा। अब फर्दर, अब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया क्या करता है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब आपको तो चल गया ना, कि बैक्टीरिया एक्टिव होगा, मल्टीप्लाई भी कर रहा होगा और डैमेज भी काज करेगा, साइन सिम्टम्स भी होंगे, चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग्स भी होगी, स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके आगे फर्दर क्या हो सकता है, जहाँ तो बैक्टीरिया फर्दर डैमेज काज करता जाएगा। ठीक है, तो जो यूजली देखने को मिलता है चिल्ड्रन में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, चिल्ड्रन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया फर्दर लंग डैमेज काज करता जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। और प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में ये बैक्टीरिया अगर वास्कुलर डैमेज काज करता है, ठीक है, वास्कुलर डैमेज काज करता है, तो ये ब्लड में भी एंटर हो सकता है और ये सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी काज कर सकता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो पेशेंट में बोन कम्प्लेक्स बन रहा है, हमने डिस्कस किया था कि बोन फोकस और लिम्फेडेनोपैथी के कॉम्बिनेशन को हम बोन कम्प्लेक्स कहते हैं। अब जो बोन कम्प्लेक्स बन रहा है, अगर उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है, तो उसको हम चेस्ट एक्सरे पे देख देख सकते हैं। ठीक है, जो कैल्सिफिकेशन है वो वाइट ओपेसिटी के तौर पर नजर आएगी, उसको हम फिर रैंक के कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी आउटकम हो सकती है कि बोन का उसकी कम्प्लेक्स की कैल्सिफिकेशन होगी, तो उसको हम रैंक के कम्प्लेक्स कहेंगे। इसके अलावा कुछ केसेस में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, बोन कम्प्लेक्स हील होगा और उसके नतीजे में अल्टीमेटली स्मॉल सा एक स्कार रह जाएगा लंग्स में। तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया किल होगा, पेशेंट जो है वो सर्वाइव करेगा और इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखने को मिलता है इन सम केसेस। तो ये आउटकम्स हो सकती हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की। तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में ये कन्वर्ट हो सकता है, रैंकी कम्प्लेक्स में डेवलप हो सकता है, और सिस्टेमिक मिलियर ट्यूबरकुलोसिस में ये जा सकती है कंडीशन, या बैक्टीरिया अगर किल हो जाता है तो स्मॉल स्पॉट रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो आपने लाजमी याद करनी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि अगर बैक्टीरिया किल हो जाता है तो इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया की एलिमिनेशन नहीं होती, बैक्टीरिया किल नहीं होता, इम्यून सिस्टम उसको किल नहीं कर सकता, तो उसके नतीजे में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, इट कैन रिजल्ट इन